हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। तो आइए 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। उससे पहले जो कल का प्रश्न था, इससे पहले क्लास हुई थी, आप सबको एक प्रश्न दिया गया था जिसका आंसर देना था कि इनमें से अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है। तो अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत जो है शैव है। क्या है? शैव है। इसका आंसर ए वाला सही है। चलिए आज के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। प्रैक्टिस सेशन नंबर 17 है। इस क्लास की पीडीएफ जिन भी बच्चों को चाहिए, क्लास के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां को आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगी सभी क्लास की। आइए, पहला प्रश्न है हमारा, हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, पृथ्वीराज रासो, सम्माद कौमुदी या फिर प्रिय प्रवास। तो आंसर बताना है आप सबों का। उससे पहले देखते हैं खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य अगर पूछता है कौन सा है तो प्रिय प्रवास है। इसके लेखक पूछे तो अयोध्या प्रसाद हरिऔध है। हिंदी का प्रथम उपन्यास बताना है तो क्या है? परीक्षा गुरु। इसके लेखक पूछता है तो लाला श्रीनिवास दास है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, याद रखिएगा। और हिंदी की प्रथम पत्रिका जो है संवाद कौमुदी है। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? संवाद कौमुदी है, याद रखिएगा। और हिंदी का प्रथम महाकाव्य, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो है। याद रखिएगा आप सभी कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछे तो पृथ्वीराज रासो, हिंदी की प्रथम पत्रिका पूछे तो संवाद कौमुदी, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछे तो प्रिय प्रवास होगा आंसर, और हिंदी का प्रथम उपन्यास तो परीक्षा गुरु है। याद रखिएगा, चारों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर है, उनमें दिया हुआ है कि कब और किस एग्जाम में आए हुए हैं, उनको भी आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस कवि को चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? रामधारी सिंह दिनकर को, सुमित्रानंदन पंत को, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को या फिर महादेवी वर्मा को? तो महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ दिया गया है। किसके लिए? यामा के लिए। अगर पूछे कब मिला है तो 1982 में दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है कि महादेवी वर्मा को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ मिला? तो यामा के लिए मिला है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ मिला है? कितनी नावों में कितनी बार? इसके लिए 1978 में। कब मिला है? 1978 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंदन पंत जी को मिला है 1968 में। तो इसका उत्तर क्या है? सुमित्रानंदन पंत है। याद रखिएगा आप सभी। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए, किसके लिए? उर्वशी के लिए कब मिला था? तो 1972 में मिला था। 1972 में मिला था। इसे भी आप सभी याद रखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा के लिए 1968 में दिया गया था। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को कितनी नावों में कितनी बार के लिए 1978 में दिया गया था। महादेवी वर्मा को यामा के लिए 1982 में दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से 4 प्रश्न आप सभी के बन रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आगत व्यंजन की संख्या है। तो आगत व्यंजन की संख्या जो है 2 है। कौन कौन से होते हैं? जिसके नीचे नुक्ता लगा हुआ होता है, और फ, ये आगत व्यंजन की संख्या पूछे तो 2 होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। घृणा, आश्चर्य, हर्ष आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो घृणा, आश्चर्य, हर्ष, इन भावों को व्यक्त करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, वीडियो परीक्षा 2016 में आया हुआ है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी व्यक्ति वाचक संज्ञाएं हैं?
जो शब्द है सभी व्यक्तिवाचक हैं। तो आपको बताना है लखनऊ कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आम क्या है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। अगर एक आम का नाम लिया जाए जैसे दशहरी आम, तो वो व्यक्तिवाचक होगा, लेकिन यहाँ आम दिया है तो ये क्या है, जातिवाचक। बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक। राम क्या है, व्यक्तिवाचक। रामचरितमानस क्या है, व्यक्तिवाचक। गंगा क्या है, व्यक्तिवाचक। तो इसका उत्तर बी वाला सही है। आपको यही बताना है कि किसमें सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। यहाँ पर संज्ञाएं होगा, ठीक, इसे आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, लुंठित व्यंजन है। लुंठित को लुंठित या प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। इसे भी आप सभी ध्यान रखिएगा कि लुंठित या प्रकंपित पूछे तो र को लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। ल को क्या कहते हैं, तो पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। कौन सा व्यंजन कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन। इसे भी न, ल, स, ज और र को वत्सर्य ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं, वत्सर्य ध्वनिया। य और व क्या है, अर्ध स्वर है, अर्ध स्वर है। इन चारों को आप सभी अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, इनमें से कौन सा शब्द उर्दू के पर्यायवाची से नहीं बना है। नाराज, लाचार, दुबला, 18। तो दुबला शब्द जो है ये हिंदी के उपसर्ग से बना हुआ है। हिंदी में उपसर्ग पूछे कितने होते हैं, तो 22 होते हैं। ध्यान रखिएगा ये भी आप सभी। अगला प्रश्न है, आवत, आहट और आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं। तो आवट, आवत होगा। आवत, आहट और आस जो है ये सभी भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बने शब्द हैं। तो इसका आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा, विशेषण है, भाववाचक संज्ञा है या फिर विशेष है। तो गरीबों की सहायता करो, यहाँ पर गरीब शब्द बताना है तो गरीब शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, कारक से इनमें से अधिकरण बोधक का चिन्ह कौन सा है। से है, में है, को है या फिर ने है। तो अधिकरण बोधक के कारक चिन्ह जो होते हैं, में होता है, पे होता है और पर होता है। तो इसका राइट आंसर जो है बी होगा। कौन सा होगा, बी होगा। कारक के भेद पूछे कितने होते हैं, 8 होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। नेक्स्ट प्रश्न है, यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर, तो इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। सहयोग, भूमिका, संस्कार, योगदान। तो आपको स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तो भूमिका जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका राइट आंसर जो है भूमिका है। अगला प्रश्न है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने के भाव प्रकट हो उसे निम्नलिखित में से कहते हैं। अपादान कहते हैं, अधिकरण कहते हैं, संबोधन कहते हैं या फिर करण कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे क्या कहते हैं, अपादान। जहां पर भी अलगाव होता है वहां पर क्या होता है, अपादान होता है। क्लास को आप सभी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये क्लास यूपीएसआई के लिए चल रही है, लेकिन जितने भी एग्जाम होते हैं जहां भी हिंदी आती है आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है उतनी ही ये क्लास। तो आप सभी 2 से 4 प्रैक्टिस से कीजिए, उसके बाद खुद आप अपने आप में बदलाव महसूस करेंगे कि आपकी हिंदी कितनी बेहतर हो रही है, क्योंकि निरंतर अभ्यास से किसी भी विषय को बेहतर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है। तो आग का पर्यायवाची बताना है आपको कौन सा नहीं है। तो आग के पर्यायवाची पहले आप सभी देखिए, जो प्रमुख होते हैं, अग्नि, पावक, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले होते हैं। दहन, ज्वाला, अनल, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, अनल होगा। अनिल किसका पर्यायवाची है, आप बताएंगे। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, अर्पण का विलोम कौन सा होगा। तो अर्पण का विलोम बताना है तो ग्रहण होगा। क्या होगा, ग्रहण। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द उपस्थित का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तैयार,
विद्यमान, हाजिर या फिर प्रस्तुत। तो विद्यमान का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो तैयार जो है ये विद्वान का पर्यायवाची नहीं है। उपस्थित का पर्यायवाची नहीं है। उपस्थित का पर्यायवाची, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? रोग है, कौन है, नींद है या फिर सफाई? तो कौन जो है ये सर्वनाम शब्द है। मूल सर्वनाम की संख्या पूछे तो कितनी है? 11 है। सर्वनाम के भेद पूछे कितने हैं? तो 6 होते हैं, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, खान पान में कौन सा समास है? द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास या फिर द्वंद्व समास? तो खान पान में यहाँ पर द्वंद्व समास है, जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर द्वंद्व समास होता है। अगला प्रश्न है, कथन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो कथन जो है संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। किसके लिए? संज्ञा के लिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। प्यास, पाषाण, पक्ष, कंकड़। तो आपको बताना है कि कौन सा एक शब्द तद्भव है। तो इसका आंसर जो है प्यास होगा। प्यास का तत्सम पूछे तो पिपासा होता है। क्या होता है? पिपासा। अगला प्रश्न है आप सभी का, वर्तनी शुद्ध से तो सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो आपको बताना है कि अध्यापन इन चारों में से कौन सा सही है। तो आंसर कीजिए आप सभी कि अध्यापन कौन सा सही है। तो इसका आंसर जो है डी वाला सही है, अध्यापन ये सही है। बाकी के तीनों ऑप्शन गलत हैं। अगला प्रश्न है, अमित शब्द का विलोम क्या होगा? दुर्मित होगा, कुमित होगा, परिमित होगा या फिर सुमित होगा? तो अमित का विलोम जो होता है परिमित होता है। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान है? यहाँ पर समास से प्रश्न है। पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं या फिर कोई तीसरा पद प्रधान होता है? तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि कारक से है, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। वाक्य में कारक बताइए। कपड़ा जो है रेखांकित रहेगा, ठीक, अंडरलाइन। तो माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, यहाँ पर कर्म कारक है। कौन सा कारक है? कर्म कारक। नेक्स्ट प्रश्न है, उसने तो मेरी आंखें खोल दी। रेखांकित मुहावरे का क्या अर्थ है? तो उसने तो मेरी आंखें खोल दी मुहावरे का अर्थ होता है भ्रम को दूर करना। जैसे बहुत सारे माँ बाप है ना, अपने बच्चों के ऊपर विश्वास किए हैं कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं? मोबाइल में शॉर्ट देखते रहते हैं। तो अगर उनको पता चलता है तो बोलते हैं ना, तुमने तो हमारी आंखें खोल दी, मतलब भ्रम दूर कर दिया। चलिए, ये सबसे सटीक उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मुझे साल भर वेतन नहीं मिला। इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो मुझे साल भर वेतन नहीं मिला, यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण है। कैसा क्रिया विशेषण है? तो कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है, गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया। वाक्य किसका उदाहरण है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या संयुक्त एवं मिश्र दोनों? तो गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, यहाँ पर सरल वाक्य है। तो इसका उत्तर जो है ए वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो, इस वाक्यांश के लिए शब्द कौन सा है? तो जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो, बनावटी हो, उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम कहते हैं, ठीक। और जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत हो उसे स्वाभाविक कहते हैं। इसे भी आप सभी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वचन से याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या है? तो याचना का बहुवचन रूप
सदैव याचना ही होता है। एक वचन बहुवचन दोनों में याचना ही होता है। तो याद रखिएगा, यूपीएसआई 2017 में ये प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न है आपके सामने, जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध भूत, अपूर्ण वर्तमान या फिर सामान्य वर्तमान। तो जो क्रिया अभी हो रही है उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान। जो कि अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी हो रहा है। जिसको थोड़ा ज्ञान हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो जिसको थोड़ा ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? अल्पज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पज्ञ। याद रखिएगा, वाक्यांश से भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। क्लास को शेयर कर दीजिएगा आप सभी। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वह शब्द क्या कहलाते हैं? तो जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के आदि कोई परिवर्तन नहीं होता वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। अव्यय के भेद या प्रकार पूछे तो 4 होते हैं, इसे आप सभी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है मुहावरे से, अंगारे पर यहाँ सर होगा। सर रखना मुहावरे का सही अर्थ है। तो अंगारे पर सर रखना मुहावरे का अर्थ होता है जोखिम मोल लेना। क्या होता है? जोखिम मोल लेना। अगला प्रश्न है, प्रीवियस ईयर है यूपीएसआई 2017 का, दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह क्या है? संधि है, स्वर है, व्यंजन है या फिर संधि विच्छेद है। तो दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के जो मेल होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर, गुरु जी योग सिखाएंगे इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध कर रही है? पूर्ण वर्तमान, सामान्य भविष्य, सामान्य वर्तमान या फिर सामान्य भूत। गुरु जी योग सिखाएंगे, यहाँ पर जो क्रिया है सामान्य भविष्य काल होगा। क्या होगा? सामान्य भविष्य काल। अगला प्रश्न है यूपीपी 2019 का प्रीवियस ईयर है ये। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य में संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देखकर निबंध लिखा। यहाँ पर आपको बताना है पूर्वकालिक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, कृदंत क्रिया है या फिर संयुक्त क्रिया है। तो अनु ने देखकर निबंध लिखा, यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया है। क्रिया के कितने भेद होते हैं आप सभी बताइएगा। ठीक, क्योंकि जो रेगुलर वाले बच्चे हैं उन्हें तो अच्छे से याद हो गया होगा, तो आप सभी जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है, चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है इस वाक्य में चौथा क्या है? क्रिया विशेषण, यहाँ पर इच्छा होगा। ठीक, इच्छावाचक क्रिया विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या फिर उपयुक्त तीनों। तो चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है इस वाक्य में चौथा जो है क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। चौथा शब्द जो है संख्या का बोध करा रहा है, तो यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है, अब आप चल सकते हैं इस वाक्य में कौन सी वृत्ति है? तो अब आप चल सकते हैं, यहाँ पर सामर्थ्य सूचक कौन सी वृत्ति है? सामर्थ्य सूचक, कि आप अपने आप से चल सकते हैं, खुद में समर्थ हैं चलने के लिए। तो यहाँ पर सामर्थ्य सूचक वृत्ति है। अगला प्रश्न है, प्रतिधन आघात का संधि रूप क्या है? प्रत्याघात, प्रतिआघात, प्रतिआघात या फिर प्रतियाघात। तो प्रत्याघात का संधि विच्छेद, सॉरी, प्रतिधन आघात का संधि विच्छेद क्या होगा ये बताना है आप सभी को। तो प्रत्याघात होता है। इसका प्रत्याघात में कौन सी संधि है आप सभी को बताना है कि कौन सी संधि है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के ये भी बताइएगा आप सभी की कितने भेद होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है इस वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? लोअर परीक्षा 2019 का प्रश्न है। तो कश्मीरी सेब जो है सिंदूरी लाल होते हैं। विशेष्य की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। सेब की विशेषता कौन बता रहा है? लाल बता रहा है कि सेब कैसा है? लाल है। कैसा लाल है? तो सिंदूरी लाल है। तो सिंदूरी शब्द क्या हुआ? प्रविशेषण। विशेष्य की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं और जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो इसे आप सभी याद रखिएगा, क्योंकि आप जितनी भी चीजें याद रखेंगे समझेंगे उतनी ही आपके लिए चीजें आसान होगी। आज के लिए ये लास्ट प्रश्न है, किसी को बुलाओ वाक्य में किसी इनमें से क्या है? संयुक्त सर्वनाम है, सर्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या फिर योग सर्वनामिक
विशेषण है। तो किसी को बुलाओ, यहाँ पर निश्चित नहीं है कि किसको बुलाना है, तो यहाँ पर अनिश्चितवाचक सर्वनाम होगा। 40 में से कितने प्रश्न आप सभी ने सही किए हैं? बताइएगा। और आज के लिए आपको एक प्रश्न होमवर्क दिया जाएगा जिसका सभी बच्चों को आंसर देना है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? भक्ति काल, आधुनिक काल, रीति काल या फिर आदिकाल की? सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि किस काल की रचना है और 40 में से कितने प्रश्नों को आप सभी ने सही किया है। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर इसी टाइम पे 40 प्रश्नों की महत्वपूर्ण प्रैक्टिस करेंगे हम सभी। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।